तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह, और विराम चिन्हों में लगभग 5 तरह के विराम चिन्ह हम पढ़ चुके हैं और 11 तरह के विराम चिन्हों की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी थी। तो 5 हम पढ़ चुके हैं, बाकी के विराम चिन्हों को हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार उसको लगाया जाता है, किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है, कैसे हम वहां पर रुकते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि जब भी हम वाक्यों को उच्चारित करते हैं, वाक्यों को बोलते हैं, तो हमें जगह जगह पर रुकना होता है, जिसके कारण वाक्य का जो असल भाव है वो स्पष्ट हो सके, वो आ सके। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने पिछले सेशन में हमने यहाँ पर जो कुछ भी विराम चिन्ह पढ़े थे, उसमें आपने देखा कि हमने पढ़े यहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक एवं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक तक हम पढ़ चुके थे। तो प्रश्न सूचक जो विराम चिन्ह है, उसमें हमने कहा कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए। देखिए, जो पूर्ण विराम है, जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, वाक्य जो है भाव की पूर्णता हो जाती है, भाव हमारा पूर्ण हो जाता है, तो हम उस पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए, इच्छित भाव को प्रकट करने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। और पूर्ण और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह है आपका अर्ध विराम, यानी कि पूर्ण और अल्प के मध्य का बीच का आपका है अर्ध विराम। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया था। उसके बाद हमने प्रश्न सूचक, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जहां पर आपसे प्रश्न किया जाता है, वहां पर प्रश्न सूचक आपका विराम चिन्ह लगाया जाता है। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि आप कौन हैं, तो आप देख सकते हैं सब जगह आपको प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, इस तरह से। फिर हमने लगाया विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं वो भय, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को हमें प्रकट करना होता है। तो तब हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। तो चिन्ह हमने कहा, जैसे शब्द, अरे शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक शब्द है, और ये जो आपका चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए, हमने सबके सामने यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मय को प्रकट करता है, आश्चर्य को प्रकट करता है, घृणा को प्रकट करता है। जब भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके आगे आपका इस तरह का चिन्ह लगाया जाएगा। और हमने कहा कि विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो 6th हमारा पॉइंट है, निर्देशक चिन्ह। नंबर 5 तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं, निर्देशक चिन्ह, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। नंबर 6 और पॉइंट है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? निर्देशक चिन्ह में आप देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक को हमने अंत में यहाँ पर कंप्लीट किया। और इसमें एक हमको यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जाननी है कि जब भी हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, तो तब भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों को, चिन्हों को लगाते हैं। और अब यहाँ पर निर्देशक चिन्हों की बात की जा रही है। तो निर्देशक चिन्ह हमने कहा जो इस तरह का आपका चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे,
यानी कि जो भी शीर्षक दिया जाता है, जैसे कि हमने शीर्षक दिया है निर्देशक चिन्ह, तो आप देख सकते हैं उसके आगे हमने इस तरह का चिन्ह लगाया है, तो यही निर्देशक चिन्ह कहलाता है और कोष्टक में हमने इसको अलग से दिखाया भी है। तो विषय या विभाग संबंधी जो भी शीर्षक हम लिखते हैं या जहां पर हमें उदाहरण देना होता है, उदाहरण में जब हम जैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे, तो हम तुरंत उदाहरण देना शुरू नहीं करते, हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, तो इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। या किसी भी लेखक के नाम के आगे या संवाद में बोलने वाले की बात से पहले, जैसे अगर संवाद लिख रहे हैं, डायलॉग राइटिंग लिख रहे हैं, तो अगर आप लिख रहे हैं रमेश, तो उसके आगे आप इस तरह लिख करेंगे और फिर आप उसके डायलॉग लिखेंगे। महेश, फिर आप निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर आप उसके डायलॉग लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी चीजें, कोई भी संवाद होता है, कोई भी विषय विभाग होता है या कोई भी उदाहरण होता है, उसके आगे आपको निर्देशक चिन्ह लगाने होते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, हम लिखकर हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे जहां उदाहरण देना हो वहां, या जैसे आप लिखते हैं तो जैसे के बाद लेखक के नाम के आगे तथा संवाद में बोलने वाले की बात से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि निर्देशक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो विषय विभाग संबंधी कोई भी शीर्षक होता है उसके आगे, देखिए कॉमा लगे हुए हर जगह पर, आपके अल्प विराम लगे हुए हैं हर जगह पर, आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे जहां उदाहरण देना हो वहां, और या जैसे के बाद या लेखक के नाम के आगे तथा संवाद में बोलने वाले की बात से पहले, ठीक है, बोलने वाले की बात के से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख
जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम यहां पर लिखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, राजेश आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूं। आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राजेश के बाद हमने कहा जो भी संवाद बोला जाएगा उसमें बोलने वाले के नाम के आगे, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बात से पहले। तो राजेश कह रहा है आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूं, तो उसके आगे हमने यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, नेहा। नेहा कह रही है आज मुझे जल्दी घर जाना है। आज मुझे जल्दी घर जाना है। एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था ये आपका कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम निर्देशक चिन्हों का प्रयोग इस तरह से करते हैं। कहां कहां पर हमने निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया है? जैसे हमने कहा राजेश आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूं। नेहा आज मुझे जल्दी घर जाना है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर किस तरह से निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया है। तो ये है हमारे निर्देशक चिन्ह, जिनको हम कहीं पर भी किसी भी शीर्षक को जब हम लिखते हैं तो ये सारी चीजें, तो आप जैसे हमने कहा ये देखिए यहाँ पर भी जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसे भी आपका निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, और ये चिन्ह जो लगा हुआ है ये भी आपका निर्देशक चिन्ह है। और आप देख सकते हैं आगे भी जितने भी हमने इस तरह के चिन्ह लगाए ये भी आपका निर्देशक चिन्ह है, ये भी आपका निर्देशक चिन्ह है। तो जहां जहां पे हमारे इस तरह से चिन्ह लगे होंगे, यानी कि जो भी हमने विषय विभाग को जो शीर्षक दिया होगा उसका जो भी उसके आगे जो भी हमने चिन्ह लगाया होगा वो हमारा निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हमने निर्देशक चिन्ह के दे दिए हैं। उसके बाद अगला हमारा आता है योजक चिन्ह। तो बच्चे इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 7 हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह, तो देखिए योजक चिन्हों की हमने यहाँ पर बात की, तो अब हम योजक चिन्हों का साइन भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो योजक चिन्ह का इस तरह का हमारा साइन होता है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। आप कहेंगे कि इसमें क्या अंतर है, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में क्या अंतर है? तो देखिए निर्देशक और योजक चिन्ह को हम तब समझेंगे, पहले हम योजक चिन्ह की परिभाषा जान लेते हैं। हमने निर्देशक चिन्ह को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है कि जब भी हम कोई शीर्षक लिखते हैं या जब भी हम कोई संवाद लिख रहे होते हैं या किसी लेखक के बारे में बता रहे होते हैं कि ये डायलॉग किसने लिखा है या ये
ये जो कहानी है ये किसने लिखी है, तो हम उसके नाम के आगे या कहीं पर हम शब्द के बाद इसका प्रयोग हम करते हैं। तो अब योजक चिन्हों की बात आती है, तो ये योजक चिन्ह जो होते हैं, तो योजक का सबसे पहले आप अर्थ जान लीजिए। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज तब बिल्कुल नहीं होगा अगर आप योजक का अर्थ जानते हैं। तो योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, ठीक है। योजक का अर्थ है आपका जोड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए अब आपको बिल्कुल इससे क्लियर हो गया है कि योजक जो चिन्ह है वो अलग है और आपका निर्देशक चिन्ह जो है वो अलग है। तो इसलिए जो देखिए योजक शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि योजक शब्दों को जोड़ने के लिए अर्थात जो सामासिक पद होते हैं, सामासिक पद सभी को पता है, समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द सामासिक पद कहलाता है, सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक पदों पुनरुक्त या युग्म शब्दों तथा तुलनात्मक शब्दों के बीच लगाया जाता है, ठीक है। जो योजक शब्द जो है, योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो योजक शब्दों को जोड़ने के लिए अर्थात जो सामासिक पद है या पुनरुक्त या युग्म शब्द जो है उनका तुलनात्मक शब्दों के बीच जब उनको लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तुलनात्मक शब्दों के बीच जब उनको लगाया जाता है तो उन्हें योजक शब्द कहा जाता है। योजक शब्दों को हम इन इन जगहों पर लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने परिभाषा पढ़ ली कि क्या है हमारे योजक शब्द, अब हम इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सरल इसके उदाहरण है हमारे, जैसे रात, दिन, अमीर, गरीब, खाते खाते, या पीते पीते भी आप बोल सकते हो। भरत सा भाई, तो भरत सा, आप देखते हैं भरत सा के बीच में हमारा ये लगाया है, तो भरत जैसा भाई, भरत के जैसा भाई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, चांद सी, चांद सी सूरत, चांद सी चांद सी सूरत। तो इन सभी के बीच में आप देख सकते हैं, इन सभी शब्दों के बीच में जैसे रोते रोते, चलते चलते,
तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हमने कहा योजक शब्द जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो उसके बीच में हम इनको लगाते हैं, तो ये योजक चिन्ह हमारे कहलाते हैं। तो दिन रात के बीच का जो संबंध है वो बता रहा है। अमीर और गरीब, खाते खाते, पीते पीते, या भरत सा भाई, तो भरत के जैसा भाई। चांद सी सूरत, तो चांद के जैसी सूरत। रोते रोते, चलते चलते, गाते गाते, लिखते लिखते। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं इस तरह के शब्दों पर लगे हुए जो चिन्ह है इन्हें हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा ये योजक चिन्ह जो है ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारे उदाहरण चिन्ह हम पढ़ेंगे, उदाहरण चिन्हों को हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो आप सभी ने ये एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, जरूर लिख लिए होंगे ये कुछ एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर दिए। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण चिन्ह। तो किस तरह का होता है हमारा ये चिन्ह? इस तरह से लगाया जाता है। और एक और तरीके से लगाया जाता है, डबल, इस तरह से। तो इन चिन्हों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनको उदाहरण चिन्ह आपका कहते हैं। देखिए उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, ये हमने यहाँ पर दिखा दिए। तो इन्हें क्या कहते हैं? पहले वाले को हम कहते हैं इकहरा, इकहरा उदाहरण चिन्ह, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। और दूसरा आपका होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार के ये होते हैं। देखिए अब कैसे हम पता लगाएंगे कि कब हम इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कब हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सबसे मेन बात आती है प्रयोग की। अब हम सारे लिखने का काम जितना होता है वो हम स्वयं करते हैं, और खास तौर पर हिंदी हिंदी जो है आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसका उच्चारण किया जाता है, कैसे यहाँ पर रुकना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। तो हमने कहा इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा हमें दिखाई देता है कि ये लगे हुए हैं बुक्स में, हम देखते हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर कहीं पर लिख रहे हैं तो बहुत कम इनका यूज करते हैं, या फिर हम ज्यादातर दोहरे उदाहरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, इकहरे का हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो कब कब इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जब भी किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कथन को हम मूल रूप में उद्धृत करते हैं, मूल रूप में उसको बताते हैं, तो तब हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसका पहला पॉइंट हम जानते हैं, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए
दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे अभी अभी हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर ये जो चिन्ह हमने कहा, तो इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। और किसने लिखा है, किसने कहा है? ये लोकमान्य तिलक। ठीक है, इसी तरह से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो देखिए, हमने यहां पर कहा कि जब भी हम किसी व्यक्ति के कथन को हम मूल रूप से उसको उद्धृत करने के लिए यहाँ पर दोहरे उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, हम इसको इस कलर से हम इसको कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दोहरे उदाहरण चिन्हों का प्रयोग किया है। और ये हमारा जो चिन्ह है, ये हमने बताया था आपको निर्देशक चिन्ह। ठीक है, और अब हम दूसरा, अब यहाँ पर अपना पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है किसी के यहाँ पर बाकी के उदाहरण एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे। बाकी के कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे। किसी के उपनाम तथा लेख, किसी के उपनाम, लेख, समाचार पत्रों या पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय किसी के उपनाम को, किसी के लेख को और किसी समाचार पत्र तथा समाचार पत्र तथा समाचार पत्र तथा पुस्तकों के शीर्षक, पुस्तकों के शीर्षकों को करने के लिए
या करते समय इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे आप कैसे। जैसे देखिए, जैसे हमने यहां पर क्या क्या चीजें कही, हमने यहां पर कहा लेख, उपनाम, समाचार पत्र तथा पुस्तकों के शीर्षकों को। ठीक है, हमने यहां पर कहा उपनाम तथा लेख तथा समाचार पत्रों के तथा पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इनका उपनाम जब हम लिखेंगे हरिओध, तो इस तरह से हम सिंगल उदाहरण चिन्ह लगाएंगे, यानी कि इकहरा उदाहरण चिन्ह इस पे लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल साकेत। अब ये क्या है, अब ये आपका लेख है, तो ये किसका है, गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना। ठीक है, या पूरा भी लिख सकते हैं, गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे कि क्या होते हैं आपके दोहरे उदाहरण चिन्ह और कब दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कब आपके इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उसके मूल रूप में बताना हो। ठीक है, कथन, किसी भी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करना हो, उसके लिए हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल लोकमान्य तिलक जी के अपना यहाँ पर उन्होंने जो डायलॉग बोला था, संवाद जो उन्होंने बोला था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। और इसी तरह से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा है उसको हमने डबल दोहरे उदाहरण चिन्ह के अंदर हमने बंद किया। तो और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगला हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति का उपनाम जब लिखा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, और दूसरा हमने कहा लेख, और तीसरा हमने कहा समाचार पत्र या पुस्तकों का शीर्षक जब कहीं पर लिखा जाता है तो उसको उद्धृत करने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े अपने आप आज के पाठ के, तो इनको आप घर पर जरूर रिवाइज करें एक बार। और जो भी यहाँ पर होमवर्क आपको दिया है, जैसे हमने यहाँ कहा कि इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं और दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, और इसी तरह निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं और योजक चिन्ह क्या होते हैं, ये दोनों टॉपिक्स जो आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज
कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें 2-4 उदाहरण अगर आप और लिख लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल्स अगर आप देख लेंगे, अपनी कॉपी में से, अपनी पाठ्य पुस्तिका में से पढ़ लेंगे और इनके उपयोग को अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी का शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे और फिर इससे जुड़े कुछ यहाँ पर हम जो आपके ऑप्शनल यानी कि जो हम यहाँ पर ऑप्शनल जो टिक मार्क वाले जो प्रश्न है वो भी आपको देंगे यहाँ पर, इससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।